नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुकुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का भाग 7। तो आइए सुनते हैं उपन्यास का 7वां भाग, जिसका शीर्षक है तुम क्या जानो प्यार क्या है। आज दिल्ली जाना था मुझे। सुबह से ही मैं उदास, परेशान और घबराया हुआ था। अंदर ही अंदर रुलाई आ रही थी मुझे। पूरी तैयारी हो चुकी थी। काश कुछ ऐसा बहाना मिल जाए कि मुझे जाना न पड़े। काश किसी पुरानी परीक्षा का परिणाम अचानक आ जाए। काश घर में कोई बीमार पड़ जाए। काश कि शहर में कर्फ्यू लग जाए या भारत बंद हो जाए। काश कि दिल्ली में डेंगू या प्लेग फैल जाए। ये वक्त इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है। बस कुछ घंटे और फिर अपने प्यारे घर से इतनी दूर चला जाऊंगा। पता नहीं फिर कब आना हो पाएगा। लेकिन आखिरी समय में इतनी दुविधा क्यों। हृदय को कठोर करो प्रकाश। तुम पहले इंसान नहीं हो जो घर छोड़कर जा रहे हो। ये तो हर किसी के साथ होता है। माँ, क्या कर रही हो तुम? सुबह से परेशान दिख रही हो। तुम्हारे लिए ठेकुआ और निमकी छान रही थी रास्ते के लिए। ये हॉर्लिक्स का डिब्बा है, वहाँ रोज खा लेना दूध से। ये थोड़ा सा अचार नींबू का तुम्हें पसंद है ना। और कुछ रास्ते के लिए पूड़ी भुजिया बनाना है। कितना टाइम बचा है। माँ, 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 मत करो मेरे लिए इतना। मैं इस लायक नहीं। पूरा घर उठाकर दे दीजिए, इतना सामान कौन ले जाएगा। मेरे अंदर का दबा ज्वर बाहर निकल गया। मुझे माँ पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन माँ तो माँ होती है, वह मन की बात जान लेती है। क्या बात है, मन नहीं है जाने का? मैं अपनी आंखों के आंसुओं को तो रोकने में सफल रहा, लेकिन कांपती हुई आवाज को मैं नहीं रोक पाता। इसलिए सिर्फ सिर हिलाकर इशारा किया। नहीं। माता का हृदय तो कोमल होता ही है, लेकिन मेरे बेचैन दिल को तसल्ली तभी मिलती जब मैं अपने हमराज से ग्रीन सिग्नल पा लेता। मेरे कपकपाते हाथ मोबाइल के ग्रीन बटन की ओर बढ़ गए। अब कैसा लग रहा है? कितने बजे निकलना है? तैयारी हो गई है? एक साथ कई प्रश्न। जान, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत कठोर किया, लेकिन मैं बहुत घबरा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आखिरी समय में ये दुविधा क्यों? खैर, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे। शायद इसमें ही कोई अच्छाई छिपी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो दिल्ली में रहते हैं बात किया है। पता चला है कि वहाँ भी कोई जॉब नहीं है। थक हार कर सब सिविल या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आप भी ग्रुप में पढ़ाई करते तो अच्छा रहता ना। हाँ, लेकिन मैं अब पिताजी का पैसा खर्च नहीं करना चाहता। अच्छा नहीं लगता। उस रात काफ़ी देर तक पढ़ाई की मैंने। शायद मैं उस गलती की भरपाई करना चाहता था जो मैंने की थी। शायद मैं अपने अपराध बोझ से बाहर निकलना चाहता था। नहीं, मुझे अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सही कहा गया है कि बड़े बुजुर्ग दूरदर्शी होते हैं। कुछ सोचकर ही पिताजी मुझे मना करते थे फ़ोन पर बात करने से। ये बात करने का ही नतीजा है कि आज मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ कड़े फैसले। हाँ, अब सिर्फ आधे घंटे बात करूँगा सोने से पहले। निर्णय करना आसान होता है, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। 2-4 दिन तक तो मैंने अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया, लेकिन समय के साथ मेरे इरादे कमज़ोर पड़ते चले गए। फिर से वही सुबह, फिर से वही शाम, फिर वही दोपहर, वही रात। जी चाहता कि बस बात होती रहे। फ़ोन रखते ही वही तड़प, वही अकुलाहट। फ़ोन करो तो कुछ बात नहीं। क्या खाए, क्या पिए, कौन आया, कौन गया, माँ क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। एक ठहराव सा आ गया था हमारे रिश्ते में। कुछ भी नयापन नहीं। न ही मैं कहीं सेट हो पा रहा था, न ही हमारी शादी की कोई बातचीत हो रही थी। बस समय गुजरता जा रहा था। कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों मैं किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा हूँ? क्या मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँगा?
अब हमारी बातचीत में भी ये अनजाना भय खुलकर सामने आने लगा था। हमारी प्यार भरी बातें अचानक घूमकर उस अनिश्चित भविष्य की ओर मुड़ जाती जहाँ घना अंधेरा था और एक हल्की सी आस की किरण अब धुंधली पड़ रही थी। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में उस दिन इंटरव्यू होने वाला था, लेक्चरर के पद के लिए। वैसे तो मैंने उस कॉलेज में कदम न रखने की कसम खाई थी, लेकिन वक्त की बात, जाना पड़ा। आदतन मैंने उसे कॉल किया। जब भी मैं कोई काम करने जाता तो उसकी सूचना वहां तक जरूर पहुंचा देता, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। लगता है सो रही होगी। खैर, मैंने कॉलेज की ओर कदम बढ़ा दिए। 9 महीने बाद मैं उस संस्थान के सामने खड़ा था जिसके साथ मेरी अनेक खट्टी मिट्टी यादें जुड़ी थी। जो अर्धनिर्मित बिल्डिंग अब पूरी हो चुकी थी और लोहे की निकली छड़ें अब दिखाई नहीं देती थी। ऊबड़ खाबड़ दीवारें जिनसे सीमेंट गिरती थी अब विभिन्न रंगों से सजी थी। सामने की पथरीली और बंजर जमीन अब समतल हो गई थी और हरे भरे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सड़क के दोनों ओर रखे खूबसूरत गमलों में हंसते गाते फूल। यहाँ से खड़े होकर मैंने संस्थान को नीचे से ऊपर तक निहारा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखे ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखकर गर्व की अनुभूति हुई। कहाँ वो गरीब हाल 4 कमरों का कॉलेज और कहाँ ये 4 मंजिला अट्टालिका। महंगी गाड़ियों से उतरते लोग, भागते लोग, एक स्फूर्ति थी माहौल में। एक पल के लिए घबरा गया मैं। अक्सर बड़ी इमारतों और चुस्त लोगों को देखकर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मेरे फोबिया ने मुझे फिर से जकड़ लिया। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे गए। मालूम हुआ कि ये लोग भी इंटरव्यू के लिए आए थे। सुनकर घबराहट थोड़ी कम हुई। ये भी ज्ञात हुआ कि अभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, कहीं नौकरी नहीं है। इसीलिए अच्छा तो यही है कि टीचिंग लाइन से जुड़ा जाए, पढ़ाई भी हो जाएगी और तैयारी भी। और पैसा भी अच्छा मिल रहा है सुना है, कोई 15,000 मिलेगा प्लस डीए अलग से। ये कहना मुश्किल है कि पूछने वाला कठिन प्रश्न कर रहा था या मेरी तैयारी अधूरी थी। हर प्रश्न एक बाउंसर की तरह लगता और गेंद सीधे सिर के ऊपर से निकल जाती। एक दो प्रश्नों का मैंने हकला कर कुछ उत्तर दिया। पूछने वाला और जोश में आ गया। अंग्रेजी में पूछा उन्होंने, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? मुझे तो ये प्रोजेक्ट बेतुका लगता है। मैंने कहा, सर ये वो ऐसा है कि। अब वो अपनी कुर्सी पर पीछे लदक गया और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाकर कुछ सोचने लगा। मुझे लगा कहीं वो गुस्सा कर गाली न देने लगे, लेकिन उसने गाली नहीं दी, बल्कि शांत स्वर में कहा, कोई एक वजह बताइए कि क्यों आपको चुना जाए। कहना तो मैं ये चाहता था कि सर, मेरी सगाई हो चुकी है, अगर आपने मुझे नहीं चुना तो मेरी इज्जत का कबाड़ा निकल जाएगा। चाहता तो मैं था कि उसके पैरों पर गिर जाऊं और कहूं कि सर, आप ही मेरे भाग्य विधाता है, मेरे अन्नदाता है। लेकिन मेरी जुबान से इतना ही निकला, चुनना या न चुनना तो आप पर निर्भर करता है, मैं क्या कहूँ। ठीक है मिस्टर प्रकाश, वी विल इन्फॉर्म यू इफ यू आर सिलेक्टेड। पर मैं जानता था कि मुझे नहीं चुना जाएगा। बाहर आते ही मेरा फ़ोन गनगना उठा। उम्मीद के मुताबिक सीमा थी। नाकामी की एक और सूचना देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मन के एक हिस्से ने कहा, काट दो, लेकिन कब तक? इससे पहले कि मन कोई निर्णय ले, फ़ोन कट गया। मैं अनिश्चित सा सड़क पर घिसटाए चला जा रहा था। पैर बढ़ रहे थे मगर दिमाग रुक गया था। तभी दोबारा फ़ोन बजा। यंत्रवत मैंने फ़ोन उठा लिया। हाय, कैसा रहा इंटरव्यू? उत्साह भरी आवाज़ ने एक ही झटके में मुझे निरुत्तर कर दिया। मैं एक पल में उसे आसमान से गिराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने घुमा कर जवाब दिया, इंटरव्यू तो अच्छा रहा लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। अब तो नरक में भी मारा मारी है। एक अनार 100 बीमार, देखो क्या होता है। आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है पूरे 108 बार। अब अगर मैं सामने वाले को गुमराह करूं
तो ये झूठ पत्थर की तरह मेरे सीने पर पड़ा रहेगा। मैंने हकीकत बता दी। उस रात वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। दिन की घटना के बाद यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मुझे लगा था कि वो शायद मुझसे अब बात नहीं करेगी, लेकिन ये क्या, वह न केवल खुश थी बल्कि उत्साह में उसने एक अनोखा प्रस्ताव भी रख दिया। जान, चलो आज हम लोग शादी करते हैं। ये क्या पागलपन है, फ़ोन पर शादी? और तुम इतनी खुश क्यों हो? तो दुखी रहने से क्या हो जाएगा? जो होना है वो होकर ही रहेगा, इसलिए खुश रहो ना यार। मैं समझ गया, इंसान एक हद तक ही दुख बर्दाश्त कर सकता है। दुख की अधिकता भी इंसान में बोरियत पैदा करती है। शायद इससे बचने के लिए ही इंसान खुश होने का नाटक करने लगता है। मैं उसकी इस बनावटी खुशी को भंग नहीं करना चाहता था। मैंने भी अपने अंदर के बनावटी पुरुष को बाहर निकाला। शादी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद सुहागरात भी मनाना होगा। सुहागरात भी मनेगा। आज मैं पूर्ण रूप से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मैं आज वो सब कुछ आपको सौंप देना चाहती हूँ जो एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए संजो कर रखती है। मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा जीवन। जैसे दो लताएं एक दूसरे से लिपट जाती है, वैसे मुझसे लिपट जाओ मेरी प्रियतम। इतना कसकर जकड़ लो मुझे कि बीच से हवा भी न गुजर सके। चलो चलो, रोमांटिक दुनिया से बाहर आओ। अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो कर लेते हैं ना। आप पहले मेरे गले में मंगलसूत्र डालिए। क्या बकवास है? आप डालिए ना, मैं मंत्र पढ़ती हूँ, मुझे सब मालूम है। ओफो, क्या बचपना है। सच में मैं बोर हो रहा हूँ इस वार्तालाप से। बातचीत को किसी अन्य दिशा में मोड़ते हुए मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस बात से कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं? नहीं, पहले लगता था लेकिन अब नहीं। किस्मत को भगवान के हाथों में छोड़ दो तो आपको किसी बात से डर नहीं लगेगा। मैंने तय कर लिया है, अब जो भी हो, जैसे भी हो, मैं सिर्फ आपकी बनूंगी। मेरा मन अब किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अगर एक दुकान खोल के बैठ जाऊं तो भी नहीं। अगर आप चाय बेचोगे तो भी नहीं। मैं आपके काम में अपना हाथ बटाऊंगी। 5 महीने गुजर चुके थे हमारे उस एकमात्र मिलन को। समय पल, मिनट, घंटे, दिन और महीने की शक्ल में गुजरता जा रहा था और हमारी बेचैनी भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही थी। अब मिलने के तरीके खोजे जाने लगे थे। उसके घर आरा में मिलने के विचार को खारिज कर दिया गया क्योंकि वहाँ उसे अधिकांश लोग पहचानते थे। पटना नहीं, घरवाले नहीं जाने देंगे अकेले। तो एक काम किया जा सकता है। दशहरा के बहाने आप अपने मामा के घर बोकारो चले जाना। वहीं पर मेरे मामा का भी घर है। इस प्रकार हम लोग किसी तटस्थ जगह पर मिल सकेंगे। हालांकि मुझे इस योजना की सफलता पर संदेह ही था, फिर भी नियत तारीख को मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया और उम्मीद के मुताबिक वह नहीं आ पाई थी। कारण पापा जी को फुर्सत नहीं है। खैर, नई जगह पहुंचकर अच्छा ही लगा। जिंदगी की एक रास्ता से अलग, अपनी बचपन की यादों को दोबारा जीने लगा था मैं। आंगन में खड़ा वो अमरूद का पेड़ अब भी था जिस पर चढ़कर मैं अपनापन महसूस करता था। मैंने उस खरगोश के बारे में जानना चाहा जो मेरी गोद में खेलता था। आंगन के एक कोने में वो बाइक खड़ी थी जिसे मामा जी चलाते थे, शायद अब नहीं चलाते थे। चापाकल देखकर मैंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अब तक यह सही सलामत कैसे है। मामी लोढ़ा लेकर आई और परिचने का नाटक किया। मैं उनकी बहन का होने वाला दामाद था, अर्थात उनका दामाद। हंसते हुए मेरे चेहरे पर हल्का सा प्रहार किया। आइए आइए दामाद जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अच्छा, तो अब मैं भगीना से दामाद जी हो गया। चलिए, अब आपको ज़्यादा सत्कार करना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा मौका। नहीं तो आजकल हर कोई व्यस्त है अपने में, किसके पास फुर्सत है। मामी की साधारण सी बात भी मुझे व्यंग की तरह लगी, यानी कि मैं ही हूँ सिर्फ फुर्सत में, बाकी लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त है। सच ही है, जिन भाइयों को मैंने गोद में खिलाया था आज इतने बड़े हो गए कि कमाने भी लगे।
छोटा भाई जो मुझसे 7 साल छोटा था, इंजीनियर बनने जा रहा था। वक्त रुका थोड़े ही है। शाम को मामा जी लौटते वक्त मकई साथ में ले आए। लो जी पकाओ फटाफट और खिलाओ छोटू को। मेरा घरेलू नाम एकदम फ्रेश माल है। आपको तो बहुत आसान लगता है मकई पकाना। रोज रोज ले आते हैं, आप ही पकाइए, हमसे नहीं होगा। तो कौन सा भारी काम है, लाओ बोरसी मैं पकाए देता हूँ। मिट्टी तेल कहाँ है, दूसरा पंखा दो, इससे नहीं होगा। मामी उठकर आई। लाइए आपसे हो गया। जिसका जो काम है वही पूरा करे। पूरा धुआं भर दिया रूम में। ऐसे मकई पकता है, इतना तेज आंच पर। अब तुम्हारे जितना होशियार होता तो यही रहता। चलिए मकई खाइए, मेरा दिमाग मत खाइए। बरसात की हल्की हल्की फुहारों के बाद जब वातावरण में एक सिहरन फैल जाती है, बोरसी के पास बैठना अच्छा लग रहा था। मामी मकई पकाए जाती थी और हम लोग नींबू मिर्च और नमक के साथ चटकारे लेकर खाए जा रहे थे। ताजी ताजी मकई का मीठा स्वाद अचानक स्वादहीन हो गया जब मामी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सब कुछ तो ठीक है, बस भगवान आपको एक नौकरी दे देते। इतना बढ़िया बर परिवार है, अच्छा मकान है, कोई चीज की कमी नहीं है। बस अरे हो जाएगी नौकरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मामा मुझे शर्मिंदा होने से बचाना चाहते थे। देखिए हम लोग मध्यस्थ हैं, कुछ भी ऊंच नीच होगा तो हमें ही सुनना है। कितने अरमानों से हमने ये रिश्ता तय किया था, ये सोचकर कि जब इंजीनियर दामाद उतरेगा तो मेरा भी मान बढ़ जाएगा। खैर भगवान की मर्जी। हम तो कहेंगे कि अब घर का मोह छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, शादी से पहले कहीं सेट हो जाइए। इंजीनियर का दर्द एक इंजीनियर ही समझ सकता है। विशाल जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसने वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अभी बहुत दिक्कत है नौकरी की। मेरे कॉलेज के लड़कों का भी प्लेसमेंट नहीं हो पाया। जब बढ़िया बढ़िया कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आ रही है तो नए कॉलेजों की क्या औकात। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो और भी बुरा हाल है। इतने मानसिक तनाव के बाद भी मेले के लिए तैयार होना वाकई एक साहसिक काम था। आदत के मुताबिक मैं सबसे पहले तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे लिए तैयार होने का मतलब सिर्फ बाल झाड़ना था। पता नहीं लोग तैयार होने में इतना समय क्यों लगाते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं ये भी सोचने लगा कि लोग सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं। क्या ये विपरीत लिंगी को आकर्षित करने का एक तरीका नहीं है। क्या लोग तब भी सुंदर दिखने की कोशिश करते यदि दुनिया में सिर्फ पुरुष ही होते या सिर्फ स्त्रियां ही होती। अरे चलो भाई अब रहने भी दो, कितना सजोगी। मामा ने आवाज लगाई। वहाँ क्या ट्रेन छूट रहा है आपका, हर काम में हड़बड़ी, बस तैयार होके खड़ा हो जाना है। घर में और भी काम होते हैं। लगता है मामा आज पूरे मूड में है, जमकर मौज मस्ती करेंगे। मैंने चुटकी ली। मामी नहीं नहीं, इनको कहीं मन नहीं लगता, देखिएगा मेला में हड़बड़ाएंगे, जल्दी घर चलने के लिए। थोड़ी ही देर में बोर हो जाते हैं कहीं भी। बोर तो मैं भी हो जाता हूँ कहीं भी, बहुत जल्दी। मेला जाने के लिए तैयार होना जितना उत्तेजक होता है, मेला घूमना शायद उतना रोमांचक नहीं होता। खासकर मेरे जैसे एकांतवासी को। पल भर में ही बेतरतीब भीड़ मेरे दिमाग में उतरने लगी। लोगों का उत्साह और खुशी मुझे निरर्थक सी लगने लगी। अचानक मैं भीड़ में तन्हा महसूस करने लगा। भैया ये देखिए, ये बोकारो का सबसे बड़ा पंडाल है। मुझे तो कोई अलग नहीं दिखता। कुल 3 पंडालों में घूमने के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। अंधेरे आकाश में गर्दन उठाए खड़ा वह भव्य पंडाल मुझे आकर्षित करने में नाकाम रहा। एक पल के लिए मैं उसकी लागत और उपयोगिता के बारे में सोचने लगा। लाखों खर्च करो और फिर नष्ट कर दो, क्या फायदा। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि लोगों के एक रस और बेरंग जीवन में खुशियां भर देता है ये मेला, नई ऊर्जा भर देता है मेला। झूले के उच्चतम बिंदु पर मेरा मोबाइल बज उठा। ऐसे रोमांचक क्षण में सीमा से बात करना खास था। क्या मैं आपके व्यस्त जीवन से कुछ पल ले सकती हूँ। काश तुम मेरे पास होती तो ये पल कितना शानदार होता।
डर और रोमांस से तुम मुझसे चिपक जाती। भारी शोरगुल के बीच भी मैं रोमांस कर रहा था। तो जनाब, कैसा लग रहा है मामा जी के साथ घूमने में? मज़ा आ रहा है? मैं मामा जी के साथ नहीं घूम रहा हूँ, और मज़ा क्यों नहीं आएगा? लाइफ में कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। अब आपका उम्र मामा जी के साथ घूमने का है, सीरियस हो जाइए सर जी। मजाक में किया गया इशारा झूले के हिचकोलों से भी ज़्यादा डरावना था। देर रात तक मैं छत की ओर ताकता रह गया। घूमते हुए पंखे की भांति मैं भी दिशाहीन हो गया था, जो गति तो करता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। मैं यहाँ होने की वजह ढूंढने लगा। सच में जिंदगी के इतने नाजुक मोड़ पर मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं किसे धोखा दे रहा हूँ, दूसरों को या खुद को? नहीं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। सुबह मुझे तैयार होते देख सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। अरे भैया, ये अचानक आप क्यों जाने लगे? आज तो दशहरे का असली मेला है। नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मेले में क्या रखा है? एक बात बताइए, कुछ गलती हुई क्या हम लोगों से? किसी ने कुछ कहा है? मामी ने फुसफुसाकर पूछा। कोई क्या कहेगा हमसे, और क्यों कहेगा? मुझे अब किसी बात का बुरा नहीं लगता। ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करते हैं? किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते? हम लोगों ने भी कितना संघर्ष किया है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। बस अपना कंधा थोड़ा मजबूत कर लीजिए बोझ उठाने के लिए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इंसान मान का भूखा होता है। अपनी कदर देखकर मेरे अहम की तुष्टि हुई। लगा कि मैं अब भी उतना निरर्थक नहीं हुआ हूँ जितना खुद को समझता हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मुझे निकलना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए मैं झट से आंगन से बाहर निकल गया। मुझे लगा 3 जोड़ी आंखें मेरी पीठ पर देर तक गड़ी हुई थी। अन्य रातों की तरह वो रात भी बिल्कुल सामान्य थी, कुछ भी अलग नहीं। रोज की भांति मैं बिस्तर पर लेटा नींद का इंतजार कर रहा था। इसी बीच बिजली चली गई। बरसात का मौसम, भुनभुनाते मच्छर और यह अंधेरा। अचानक मैं और ज़्यादा नकारात्मक हो गया। छोटू, इलेक्ट्रिशियन को बुलाए थे आज? पिताजी ने आवाज़ लगाई। कई दिन से इन्वर्टर खराब है, कब बनेगा? याद नहीं रहा? क्यों, फ़ोन पर बात करना तो नहीं भूलते? दिन भर बस फ़ोन पर बिजी रहोगे तो याद कहाँ से रहेगा? जख्म पर नमक रगड़ दिया पिताजी ने। लगा उनके सामने फ़ोन पटक कर तोड़ दूँ। मुट्ठी भींच कर मैंने दीवार पर 2-3 मुक्के जमाए। क्रोध और हताशा की मनः स्थिति से अभी गुजर ही रहा था कि साइलेंट मोड पर रखा फ़ोन चमक उठा। पूरी 3 रिंग के बाद मैंने फ़ोन उठाया। सो गए थे क्या? सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। एक चुप्पी। क्या हुआ, परेशान हो? बात नहीं करनी? सवालों की बौछार का एक ही जवाब था मेरे पास, चुप्पी। शायद मैं जड़ हो गया था। वार्तालाप लंबा नहीं हो सकता अगर सामने वाला चुप रहे। ठीक है, गुड नाइट, फ़ोन रखती हूँ। ऊब कर उसने फ़ोन काटना चाहा। रुको, एक बात करनी थी। क्या? हमें अब एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है, मैं एक स्वतंत्र किस्म का आदमी हूँ। जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने बहुत सोचा, खुद का आकलन किया। मुझे लगता है मैं एक लापरवाह इंसान हूँ। मैं खुद के बनाए नियम पर कायम नहीं रह पाता। एक अनुशासनहीन आदमी के साथ तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। हाँ, मैं एक नकारात्मक आदमी हूँ, नकारात्मक। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। समय का इशारा जो नहीं समझता उसे बाद में बहुत ठोकर खानी पड़ती है। और कुछ? एक नहीं, 1000 कमियां हैं मुझ में। बेरोजगार तो हुई ही, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा, शर्मिला, दब्बू और न जाने क्या क्या। मेरा परिवार भी तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ तुम हंसने बोलने वाली लड़की, और कहाँ मेरा गुमसुम परिवार जहाँ लोग आपस में खुल के बात भी नहीं करते। कहाँ तुम शहर की लड़की, कहाँ ये जंगल देहात, एकदम बेमेल जोड़ी। एक चुप्पी। मेरे पास शायद शब्द खत्म हो गए थे। मैं जवाब का इंतजार कर रहा था, बात बढ़ाने के लिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो?
कुछ देर की शांति तूफान लेकर आई। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं? ऐसा ही होगा। मैं आपके शौक को पूरा कर दूंगी। मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, न ही उधर से कोई फ़ोन आया। हल्की सी उम्मीद के लिए मैं नींद के आगोश में समा गया। सुबह के 7 बज गए लेकिन गुड मॉर्निंग वाला कॉल नहीं आया। 8, 9, 10, 11 बज गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। क्या बात है, कहीं वो सचमुच तो नाराज़ नहीं हो गई? मैं कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने ही मना किया था। फिर भी एक उम्मीद में बार बार फ़ोन चेक कर लेता था। कई बार मेरा हाथ हरे बटन की ओर बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। 12 बजे एक मैसेज आया। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम सदा मेरे रहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं आपको हमेशा मिस करूंगी जान। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। उस मैसेज को मैंने कितनी बार पढ़ा मुझे याद नहीं। शायद उसमें जितने शब्द थे उतनी बार। एक एक शब्द को गौर से पढ़ा मैंने। ये कैसा मैसेज है? ये क्या हो गया? क्यों हुआ? हाथ में मोबाइल लिए देर तक मैं चेतनाहीन खड़ा रहा। ऐसे अवसरों पर दिमाग भी शायद रुक जाता है। कटे हुए वृक्ष की भांति मैं बागान की गीली जमीन पर गिर पड़ा। फोन हाथ से दूर छिटक जा गिरा। कितनी देर तक मैं वहां पड़ा रहा मुझे याद नहीं। माँ की आवाज़ ने मुझे जगाया। माँ की आवाज़ ने मुझे जगाया। यहाँ मिट्टी में क्यों सोए हुए हो? हड़बड़ाकर उठा मैं, कपड़े की धूल झाड़ते हुए बहाने खोजने लगा। बस ऐसे ही धूप में लेटना अच्छा लग रहा है। मैं रोना चाह रहा था। जब तक मैं खुल के रो नहीं लेता मेरा दिल हल्का नहीं होता। मैं घर के सबसे एकांत कोने में फ़ोन लेकर बैठ गया। जिसने दर्द दिया था उससे ही दवा की उम्मीद थी। एक वही थी जिसके सामने मैं खुलकर रो सकता था। हाथ में फ़ोन लेकर मैं असमंजस में बैठा रहा। मेरी उंगलियां फ़ोन के हरे बटन की ओर जाकर रुक जाती थी। कहीं मेरी आवाज़ सुनकर वो कमज़ोर पड़ गई तो? कहीं फिर से वह अपना फैसला न बदल ले। कुछ देर की कसमकस के बाद आखिरकार मैंने कॉल बटन दबा ही दिया। रिंग होते ही दिल जोरों से धड़कने लगा। कैसे सामना करूंगा मैं? क्या बात करूंगा? हाय, कहिए कैसे याद किया? वो तुम्हारा मैसेज। मैं तुम्हारे फैसले पर बधाई देना चाहता था। सही निर्णय है तुम्हारा। इसके बाद मुझे फ़ोन पर रोने की इतनी तेज आवाज़ आई मानो मैं किसी के मातम में पहुंच गया हूँ। रोने की आवाज़ चुंबक की तरह काम करती है। मेरे गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस हुआ। मैं शायद उसे चुप कराना चाहता था लेकिन अचानक मैं फट पड़ा, खूब जोर जोर से। बाढ़ की नदी की तरह लापरवाह रुलाई। दोनों ओर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई भी इस स्थिति में नहीं था कि दूसरे को चुप करा सके। आंसुओं की नमकीन धाराएं गालों से होकर जीभ तक जा रही थी। हृदय पर पड़ा पत्थर पिघलकर आंसुओं के रूप में पिघला जा रहा था। जब दिल कुछ हल्का हुआ तो उसने बताना शुरू किया। कल रात जब मैं आपसे बात करने के बाद चुपचाप सिसक रही थी तो माँ ने देख लिया। मैं आवेग में सब कुछ कहती चली गई। वह एकदम बिफर पड़ी मुझ पे कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया ये सब, कि इतने दिन से ये सब चल रहा है और मैं चुपचाप सह क्यों रही थी। फिर उन्होंने पापा से सारी बातें बता दी और आज सुबह पापा ने घोषणा कर दिया कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। चलो अच्छा है, आखिरकार हमारी 5 महीने की प्रेम कहानी का सुखद अंत हो ही गया। एक आह निकली मेरे दिल से। आप खुश तो है ना? बार बार मुझे अपने से अलग करने की बात करते थे। आखिर हो ही गई ना आपकी मुराद पूरी। मैं न कहती थी किसी बात को बार बार दोहराने से वो बात सच हो जाती है। जो होता है अच्छा होता है। अब तुम्हें सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलेगा जिसका घर शहर में होगा। उसका सीना भी मुझसे चौड़ा होगा और उसके आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा। वह मेरी तरह झुककर नहीं चलेगा।
वह मिलनसार होगा। भगवान तुम्हें मनचाहा जीवन साथी दे। मैं बस कुछ उटपटांग सा बके जा रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे आप कभी समझ ही नहीं पाए और कभी समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे इतना दर्द देने के लिए शुक्रिया। ये उपहार मैं जीवन भर सहज कर रखूंगी। जीवन का सबसे मुश्किल दौर अब शुरू हो चुका था। इश्क की गहराई का अंदाज़ा तब तक नहीं लगता जब तक कि इश्क कामयाब हो। जुदाई के बाद ही प्यार की गहराई समझ में आती है। एक एक पल काटना अब मुश्किल हो गया था। किसके जाने का इंतज़ार करूं और किसके आने का। कोई भी आने वाला पल अब मुझे सुकून नहीं दे सकता था। रह रह कर मैं भावुक होता जा रहा था। इश्क में हारा हुआ इंसान अपनी नाकामयाबी ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। दिन भर मेरी दशा देखकर लोगों को कुछ संदेह हो चुका था। रात में जब सभी लोग भोजन कर रहे थे, मैंने रोटी का एक टुकड़ा उठाया। सूखे हुए कंठ से टकरा कर रोटी अपने आप बाहर आ गई। मैं उठकर हाथ धोने चला गया। माँ ने आश्चर्य व्यक्त किया, तबीयत खराब है क्या? खाना थोड़ा भी नहीं खाए? मेरे अंदर हुक सी उठी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आवाज़ कंठ तक आकर रुक गई। क्या हुआ? कुछ बात है? मेरे अंदर का फूला हुआ गुब्बारा फूट पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। पहली बार मैं निर्लज्ज की भांति फूट फूट कर सबके सामने रोया। सभी अवाक थे। तकिए में मुंह छिपाकर मैं बच्चों की तरह फपक रहा था। मर्द का रोना बहुत बेसुरा होता है। मुझे खुद अपनी रुलाई उटपटांग सी लग रही थी। बहुत पागल है ये, एकदम नामर्द जैसा रोता है। दुनिया में क्या लड़कियों की कमी है? ये नहीं तो कोई और सही। पिताजी अपने स्वभाव के मुताबिक डांट रहे थे और शायद समझा भी रहे थे। अब हम शादी नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। हम कहीं और शादी अब नहीं कर पाएंगे। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जिस पिता के सामने मैंने कभी खुलकर सामान्य बात तक नहीं की थी, उनके सामने मैं अपनी शादी की बात कर रहा था। माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। सभी मानो विचारहीन हो गए थे या जैसे किसी ने उन्हें स्टैचू बोल दिया हो। इस तरह की परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं शायद उन्हें नहीं मालूम था। वो मुझे झूठी दिलासा भी नहीं दे सकते थे। जो चीज़ उनके हाथ में थी ही नहीं उसके बारे में वो क्या वादा करते। सिर्फ भाभी ने थोड़ा सा भरोसा दिलाया, हम बात करेंगे सीमा से। वो इस तरह पीछे कैसे हट सकती है? मंगनी हुआ है। आप लोगों का कोई खेल है क्या? कुछ नहीं हो सकता है अब। उसके घर वाले पीछे हट रहे हैं। रात बीत गई, सुबह आई और बीत गई। दोपहर हुई, बीत गई। शाम आई, बीत गई। अब फिर से मुझे एक रात का सामना करना था। ये रात कैसे कटेगी? इतनी लंबी रात बिस्तर पर पड़े पड़े कैसे गुजारूंगा? और रात गुजर भी जाए तो सुबह कौन सी खुशखबरी मिल जाएगी? 36 घंटे गुजर चुके थे उसकी आवाज़ सुने हुए। उसकी क्या स्थिति होगी? क्या वह भी उसी मानसिक यंत्रणा से गुजर रही होगी जिससे मैं गुजर रहा हूँ? मैं फिर से भावुक हो उठा। क्यों ऐसा हो गया? क्यों भगवान? बनाकर क्यों बिगाड़ दी मेरी किस्मत? मेरे शयन कक्ष के कोने में एक छोटा सा मंदिर था। घर के सभी लोग वहाँ पूजा करते थे सिवाय मेरे। शायद आलस्य की वजह से मैं पूजा नहीं करता था। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मौसम में ठंड होने के बावजूद मैं मंदिर के सामने खड़ा हो गया था। एक एक कर सभी मूर्तियों और चित्रों को मैं निहारने लगा। मेरे मन में कोई भाव नहीं आ रहा था। न ही मैं भगवान को श्रद्धा से देख रहा था, न ही मैं उनसे बिगड़ी किस्मत बनाने की मांग कर रहा था। अचानक मेरी जुबान से धारा प्रवाह शब्द निकलने लगे। क्यों भगवान? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से थोड़ी थोड़ी खुशियों से ही मैं खुश हो जाया करता था। कभी आपसे मैंने कोई बड़ी मांग नहीं की। ये आपको भी मालूम है। मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त एक नौकरी की है, लेकिन वो भी कभी नहीं मांगा आपसे। या फिर आप यही चाहते हैं कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं?
या फिर आप यही चाहते हैं कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं? अच्छा लगता है ना आपको जब कोई आपके सामने हाथ फैलाता है? आपके दिल को खूब ठंडक पहुंचती होगी। खूब मज़ा आता है आपको अपने भक्तों को कष्ट देकर फिर उनसे अपनी पूजा करवाने में ना आपको। लेकिन याद रखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आप जैसे झूठे दया निधान के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। वैसे भी आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मुझे न अब जिंदगी का मोह है न मौत का डर। कर लो जो करना है। आपने मुझे जितना कष्ट देना था दे दिया। अब मैं दुख दर्द से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं आज से पूर्ण नास्तिक बन रहा हूँ। मैं आज के बाद कभी आपके दरबार में नहीं आऊँगा। ये मेरा वचन है। हाँ, मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक। इस लंबे एकालाप के बाद मैं वही जमीन पर बैठ गया। कितनी देर तक बैठा रहा याद नहीं, और कब उस ठंडी जमीन पर सो गया ये भी याद नहीं। शायद शरीर की अंदरूनी गर्मी की वजह से मैं रात भर शीतल फर्श पर निर्बाध सो सका था। 2 दिन तक मैं इसी विरह की अग्नि में जलता रहा। न सुबह की ताजगी, न दोपहर की अलसाई धूप, न रात की खामोश शांति, कुछ भी मेरे जिगर की अगन को कम नहीं कर पा रहा था। अन्न की कमी से मेरा दुबला शरीर और दयनीय हो गया था। मेरा फ़ोन बेचारगी में घर के किसी कोने में पड़ा रहता। कभी कभी मैं हल्की सी उम्मीद लिए फ़ोन चेक कर लेता था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। मन को व्यस्त रखने के लिए उस शाम मैं दोस्तों के साथ टहल रहा था बेमन से। फ़ोन का बजना था कि सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शाला दिन भर फ़ोन पर बतियाता है, फिर भी मन नहीं भरता है। थोड़ा देर तो चैन लो। ये लोग क्या जाने क्या से क्या हो गया है। लेकिन फ़ोन देखा तो पल भर के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सच में सीमा थी। कैसे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हो सकता हूँ क्या? ये क्या प्रश्न पूछ रही हो सीमा? इतनी दिशाहीन और निरर्थक कभी न हुई थी मेरी जिंदगी। क्यों जिंदा हूँ मैं ये भी पता नहीं, बस मरा नहीं हूँ ये ही बहुत है। और तुम पूछती हो ठीक हूँ ना? कुछ कीजिए जान, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। हर पल आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। ऐसे ही चलता रहा तो शायद पागल हो जाऊंगी। क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है। अब जो करना है तुम्हारे घर वालों को करना है। मेरे घर वाले मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपना निर्णय बदलना ही होगा। किसी जवान पुत्री के पिता की तरह ही शिवशंकर पांडे आज विचलित थे। पुत्री इश्क में गिरफ्तार होकर अन्न त्याग चुकी थी और पिता अपनी इकलौती बेटी का अनशन ज्ञात होते ही फपक पड़े। ईश्वर, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ खाई। जो लड़का खुद ही जिम्मेदारी से भाग रहा है उसके हाथों में कैसे बेटी सौंप दे? कैसे जिंदा मक्खी निगल ले? और दूसरी तरफ ये नादान लड़की खाना पीना छोड़कर काटा हो गई है। इस धर्म संकट से तुम ही उबारो ईश्वर। खाना खा लो पापा, रोटी सूख रहा है। सीमा ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। नग्न चौकी पर अर्धनग्न औंधे लेटे पिता ने मौन साध लिया। शिव शंकर जी की दो खासियतें हैं। वे खाते जमकर है और सोते भी जमकर है। चाहे कितनी बड़ी विपदा आ जाए वो खाना समय पर खाते हैं, नहीं तो उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। लेकिन आज पेट दबा कर सोए हैं, मतलब अत्यधिक दुख है। सुनाई नहीं दे रहा है, खाना ठंडा हो रहा है। भूख भूल चुकी बेटी पिता को आदेश दे रही थी, हम खाना खा ले, पेट तो मेरा पूरा भर गया है। बेटी अन्न त्याग चुकी है और हम क्या भुक्कड़ राक्षस है? अब तो हम तभी पानी पिएंगे जब तुम मेरे सामने खाना खाओगी। हम खा लिए हैं, विश्वास कीजिए। ये देखिए डकार भी आ रहा है। तुम ज़्यादा होशियार हो ना, तो हम भी तुम्हारा बाप है। अगर अभी इसी वक्त तुम मेरे सामने खाना नहीं खाओगी तो हम कल ट्रेन के आगे कूद जाएंगे। ओफो, अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये लो, मैं भी अपना खाना ले आई। अब खुश? ये सब छूट देने का नतीजा है। रोटी सेकते हुए माताजी ने बड़बड़ाना शुरू किया।
हम पहले ही कहते थे कि फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल का फैशन छेका हुआ नहीं कि लबर लबर बात करना चालू। एकदम खुले से कस्मे वादे, फ़ोन पर ही मोहब्बत फरमाया जा रहा है। तुम्ही जान तुम्ही प्राण, जीने मरने की कस्में खाई जाती है। बाप रे बाप! लगता है सातों जन्म का साथ है। एक हम लोग का ज़माना था, शादी के बाद भी ठीक से बात नहीं करते थे। लाज था, डर था, लेकिन अब ये बेहया ज़माना, भगवाने मालिक है। खाने का कौर पानी से निगलती सीमा अचानक सुबकने लगी। ए चुप! बड़बड़ाना बंद करो। कब क्या बोलना है दिमाग नहीं है? पिताजी गरजे। ओ ओ करती हुई सीमा बाथरूम की ओर भागी। अनिच्छा से ठूसा हुआ सारा भोजन बाहर निकल गया। माथा पकड़कर वह वहीं बैठ गई। कमजोर शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि खुद से उठ सके। कांपते शरीर को सहारा देकर बिस्तर तक लाया गया। असहाय पिता रह रहकर कांपते पुत्री को देखते थे और माथा पकड़कर रोने लगते। तुम जो कहोगी वही होगा बेटी। अब तुम्हारा कष्ट नहीं देखा जाता हमसे। बस तुम अपना जिद छोड़ दो। अब ये पिता पुत्री के सामने झुकने को तैयार थे। नहीं पापा, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप बिना कहे मेरी हर मांग पूरी करते आए हैं। हम इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। बस हमें थोड़ा समय दीजिए। यादों को भुलाने में समय तो लगता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। मेरी समझदार बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे झूठा सांत्वना देने लगी हो। लो ये फ़ोन और सुना दो उसे खुशखबरी। ऐसा कुछ नहीं है पापा। पीला चेहरा अपनी खुशी छुपाना चाह रहा था। मेरी जिद्दी बेटी। कांच ही बांस के बहंगिया। संध्या के अर्घ के बाद छठ व्रती ने गीत गाकर कोसी सजाती है। एक कलश के चारों ओर ईखों को बांधकर खड़ा किया जाता है। इस संरचना के नीचे दीपों को वृत्ताकार रखा जाता है। घी का ठेकुआ, चावल और गुड़ के लड्डू और पूड़ियाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। पूजा स्थल की शुद्धता, व्रतियों का पवित्र मन और छठ के लयबद्ध मधुर गीत वातावरण को दैविक अनुभूति प्रदान कर रहे थे। अपने पलंग पर लेटा मैं एकटक दीपों की सजावट को निहार रहा था। गीत मेरे हृदय को शांति प्रदान कर रहे थे। ए छोटू, तुम कितना बड़ा आलसी है। सब कोई यहाँ पूजा कर रहा है और तुम वहाँ लेटकर आराम कर रहा है। पड़ोस की एक आंटी ने मेरे आराम में विघ्न डाला। घाट पर भी नहीं गया था। पता नहीं कैसे अकेले मन लगता है। सन्यासी आदमी है छोटू। सन्यासी है। अभी देखिएगा उसका फोन बजेगा और वह उठकर भागेगा एकांत में। ठेकुआ छानते हुए मोटी आंटी ने ऐसा चेहरा बनाया मानो किसी खुफिया जानकारी को सार्वजनिक कर रही हो। एक सम्मिलित खिलखिलाहट। माँ ने हल्का सा मुस्कुराया। चलो यहाँ आकर करो। पढ़ लिख के होशियार बन गया है। न जाने कैसे यह अधर्मी मेरे परिवार में पैदा हो गया है। फिर पिताजी ठंडी जमीन पर दंडवत प्रणाम करने की मुद्रा में लेट गए। उठकर कोशी को प्रणाम किया और दिए की ताप को छूकर माथे पर लगाया। ईखों की सजावट उन्हें कुछ अटपटी सी लगी, सो गांठ खोलकर वे फिर से बांधने लगे। औरतें चुप होकर पिताजी की कला देखने लगी। सचमुच पाठक जी को अनुभव है, ये बच्चा लोग क्या जानेगा। पिताजी कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए अपने रूम में आराम करने चले। मैं कोई झंझट नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए अनिच्छा से हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा हो गया। ऐसे नहीं, पूरा लेट कर प्रणाम करो। लाज लग रहा है क्या? माँ खुलेआम मेरी रैगिंग ले रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजा और औरतों में खुसर फुसर होने लगी। ये सीमा क्यों फ़ोन कर रही है? क्यों बुझी हुई अग्नि को बार बार हवा दे रही हो? क्यों मुझे चैन से अपनी यादें मिटाने का मौका नहीं देती? मैंने झूठ मूठ का ऐसा भाव बनाया जैसे मेरे किसी दोस्त का फ़ोन हो। हाँ अमर, बोलो क्या हाल है? कहता हुआ मैं बाहर निकल गया। पहचान नहीं रहे हो क्या? मैं बोल रही हूँ। मालूम है यहाँ छठ पूजा के लिए औरतें इकट्ठा हुई है। उन लोगों को मजाक उड़ाने के लिए बस बहाना चाहिए। खैर, फ़ोन क्यों किया?
अब क्या फ़ायदा इन 2 दिनों में मेरी क्या हालत हुई है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा? आप मर्द लोग को भगवान ही कठोर दिल बनाते हैं, लेकिन एक लड़की के लिए जान मैं कोशिश करके देख चुकी हूँ। अब कदम पीछे मोड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा सबको सब कुछ मालूम चल ही गया है, तो छुपाने से क्या फ़ायदा। मैंने निर्लज्ज की भांति उन लोगों को साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उनसे। वो लोग मानेंगे? मानेंगे कैसे नहीं। पापा तो लगभग मान ही चुके हैं, बस माँ को मनाना बाकी है। बस आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको घर का मोह त्यागना होगा। आप दिल्ली जाएंगे जल्द से जल्द। बोलिए। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने टिकट बनवा भी लिया है, अगले महीने की 8 तारीख। यकीन करो सीमा, उस रात के बाद से लगातार मैं अपनी बात पर पछता रहा हूँ। किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे अलग होने की बात कही। मेरी काली जुबान। सच में किसी के महत्व का अंदाजा तभी लगता है जब वह आपसे दूर चला जाए। एक एक पल मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। चुप रहिए। आपकी नज़र में तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर है। जब जी में आया दिल दुखा दिया, जब जी में आया मना लिया, मानो हम कोई खिलौना है। कुछ भी करो सीमा, लेकिन प्लीज़ फिर से तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मेरी ज़िंदगी की किताब अधूरी है तुम्हारे बिना। कैसे मैं उन पलों को यादों से मिटा दूँ। 6 महीने की अनगिनत यादें, मैं पागल हो जाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे फिर से वो बीते हुए पल लौटा दो सीमा। एक एहसान कर दो मुझ पर। बस भगवान का नाम लीजिए। भगवान ने चाहा तो कल मैं आपको खुशखबरी सुना पाऊंगी। घास पर गिरी हुई ओस से मेरे पैर भीग गए थे। अंधेरा में कहाँ घूम रहे हो छोटू? चलो आओ, देखो कितना शीत गिर रहा है। माँ की आवाज़ सुनकर एहसास हुआ कि बाहर कितनी ठंड है। माथे पर हाथ फेरा, बाल एकदम गीले हो रहे थे ओस से। अच्छा, मैं कल इंतजार करूँगा। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी उपन्यास का 8वां भाग। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।